हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। और आज हम शुरू करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे। एक, अगर आपने पिछली क्लास की होगी तो मैंने आपको दो चीज़ें वहाँ पर बताई थी। देखो, अगर आपको ध्यान में होगा तब, वरना आप भूल गए होंगे तो भैया कोई बात ही नहीं है फिर, तो है कि नहीं। देखो, एक फार्मूला ये बताया था मैंने आपको, किधर गया, ये दोनों फार्मूले मैंने बताए थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज़ लेस देन रैंक ऑफ ए बी, ए इंटू बी। एन क्या होता है, एन ऑर्डर था मैट्रिक्स का, ठीक है। इज़ लेस देन मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी, ये था पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला था कि रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी इज़ लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी इज़ लेस देन रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ये दो फार्मूले बताए थे, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखो, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, क्वेश्चन ये है, और गेट का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स दी है, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर है 8, ठीक है। 8x8 की ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 8 है। अच्छा, एंड मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8, ऐसे लिखा हुआ है। एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन पॉसिबल रैंक ऑफ ए, मतलब ए की पॉसिबल रैंक क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास में, पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, और सी ऑप्शन है 4, और डी ऑप्शन है 8, ठीक है। तो ये क्या होगी, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन पॉसिबल रैंक ऑफ ए, ठीक है। ए की क्या हो सकती है रैंक पॉसिबल। तो देखो, यहाँ पर अगर कुछ समझ में ना आए, जैसे ए की बात कर रहे हैं हम, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए के बारे में। अच्छा, आप मुझे बताओ कि हमने अभी मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला होता है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज़ लेस देन रैंक ऑफ ए बी। ये होता है कि नहीं होता है, बोलो सर। इससे क्या होगा, इससे ही तो सब कुछ होगा। देखो, अब यहाँ पर मैट्रिक्स हमें दी है सिर्फ ए, दूसरी मैट्रिक्स तो है नहीं। तो अगर मैं बी को भी ए मान लूँ तो, भाई थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ बी को ए, क्या दिक्कत है। हमें एक ही मैट्रिक्स दी है तो ए को ही मैं, मतलब बी को मैं ए मान ले रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ से अगर मैं बी की जगह पे ए रख दूँगा तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है 8, ये ए है, ठीक है। एन की वैल्यू है 8 क्योंकि ऑर्डर 8 की है। और रैंक ऑफ ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ से ये हो गया 2 रैंक ऑफ ए माइनस 8 लेस देन 0। सर ये 0 कैसे हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है ना। देखो, ये ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो रैंक इसकी कितनी हो जाएगी, 0। 0 मैट्रिक्स है ना, तो रैंक कितनी होगी, 0 होगी, सीधी सी बात है। यहाँ से 2 रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू 8, यानी रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन 4, ठीक है। 4 या 4 से छोटी होगी पॉसिबल। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा तुम्हारा सी पार्ट, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ख़त्म। अच्छा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम आज नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, और नई चीज़ हमारे पास में है। और ये देखो, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक मैं नोट लिखवा देता हूँ। मैं सोचता हूँ भाई कुछ छूटे ना यार, है कि नहीं। जैसे टी हमारे पास में वी से वी ओवर एफ से वी ओवर एफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन जा रही है, एंड जो टी है ट्रांसफॉर्मेशन इज़ सिंगुलर, ये ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉन सिंगुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ टी ऑफ बीटा इज़ नॉन सिंगुलर। सर ये क्या है, ये समझ में नहीं आया, बताओ। गलत बात है यार। देखो, हम टी को नॉन सिंगुलर बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ हम इसको नॉन सिंगुलर, वैसे मैंने आपको बताया था नॉन सिंगुलर कब होती है,
पता है ना नॉन सिंगुलर, या नहीं पता? अरे भाई पता होना चाहिए कि कर्नल ऑफ टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो कैसी होती है, नॉन सिंगुलर होती है ना, यानी टी इज़ 1 1 तो नॉन सिंगुलर होगी, ये मैंने आपको बताया था। अच्छा यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर आंसर देना हो तो देखो टी जो ये मैट्रिक्स बनेगी विद रिस्पेक्ट टू बीटा, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस, जो इसका बेसिस होगा उससे जो मैट्रिक्स बनाएंगे, तो अगर ये मैट्रिक्स तुम्हारी नॉन सिंगुलर आ गई तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बोल देंगे ये नॉन सिंगुलर होगी। और मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर चेक करना बड़ा ईजी है, डिटरमिनेंट चेक कर लो, अगर जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है, जीरो आ गया तो सिंगुलर है, दैट्स इट। अच्छा बाय द वे अगर हम सिंगुलर की बात करें तो कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो यानी 1 1, कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो बताया था ना आपको। अगर कर्नल ज़ीरो आ जाता है तो मतलब कर्नल ज़ीरो आ जाता है यानी नॉट 1 1, सॉरी कर्नल ज़ीरो आ जाता है तो नॉट 1 1 होती है। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा यार, कुछ इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, इजी है बहुत। क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन मिल जाए। ओके ठीक है, ओके ओके ओके, वाह मैं सोच रहा हूँ कोई क्वेश्चन मिल जाए तो क्वेश्चन करवा दूँ, उसके बाद में हम लोग अगले बढ़ें, है कि नहीं? क्वेश्चन हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलो बढ़िया बात है, ठीक है चलो क्वेश्चन है नहीं अभी, अगले आएंगे तो कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ ध्यान रखना ना, ये चीज़ ध्यान रखना कि हम इससे भी चेक कर सकते हैं और हमें नॉन सिंगुलर वैसे भी पता है कि भाई अभी मैंने आपको बताया था कि कर्नल ऑफ टी आप चेक कर लेना, कर्नल टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, और कर्नल ऑफ टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब क्या है, 1 1 है, 1 1 है भाई। कर्नल ऑफ टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स क्या, ये 1 1 है। और कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू अगर ज़ीरो आ जाता है, सिंगलटन ज़ीरो आ जाता है तो कैसा हो जाए, नॉट 1 1 होता है। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता रखी है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा तो चलिए, अच्छा एक चीज़ तो ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपसे, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर मैं बोलूँ कि रैंक मुझे निकालनी हो टी की, ठीक है, मुझे रैंक पता करनी हो टी की, तो आप रैंक सीधे सीधे उस मैट्रिक्स की निकाल दीजिए जो आपने बनाई है, तो ये क्या हो जाएगी, एन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्लियर? नॉन सिंगुलर होगा तो 1 1 होगा, सीधी सी बात है। अच्छा ओके, देखो तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। देखो हमारे पास में मान लो बहुत सारे लीनियर इक्वेशन, मतलब बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे मान लो ये दी है A11 x1 प्लस A12 x2 A12 x2 प्लस A13 x3 प्लस डॉट 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 प्लस A1n xn इज इक्वल टू B1, ठीक है। और A21 x1 A22 x2 प्लस डॉट 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 प्लस A2n xn इज इक्वल टू B2, और A31 x1 A32 x2 प्लस डॉट 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 A3n xn इज इक्वल टू B3, और इसी प्रकार से मान लो AN1 x1 प्लस AN2 x2 प्लस डॉट 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 ANN, ठीक है। या आप इसे ऐसा मान लो, M मान लो, चलो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, M मान लो, मतलब n क्रॉस n की नहीं ले रहे हैं, M मान लो, ठीक है। ये M1 और M2 और MN बराबर BM,
ठीक है, ये हमारे पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से अब देखो, अगर मुझे मैट्रिक्स बनानी है, ध्यान से समझते जाइए, बस सिंपल है। अगर मैं यहाँ से मैट्रिक्स बनाऊँगा तो मैट्रिक्स आपको पता है क्या बनेगी, A11, A12 और A1n, A21, A22 और A2n, और इसी तरीके से AM1, AM2 और AMn। ये तुम्हारे पास में m क्रॉस n की मैट्रिक्स बन जाएगी। और x जो तुम्हारे पास में वेक्टर आएगा वो क्या होगा, x1, x2 और xn, ये n क्रॉस 1 का बनेगा वेक्टर। अच्छा, v तुम्हारे पास में क्या है, देखो इधर ही लिखते हैं, कॉमा, b तुम्हारे पास में क्या है, जो बनेगी मैट्रिक्स इधर b1, b2, ये तुम्हारा एक वेक्टर होगा, bm, ये तुम्हारा m क्रॉस 1 का एक वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। कैसे करके निकालेंगे इस सिस्टम का लीनियर मतलब सॉल्यूशन, तो उस चीज़ को आप लोगों को आप ध्यान से समझना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, पहली बात तो ये है, जो तू टिकटॉक चलती है देखो, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस फॉर्म में लिख दिया। एक्स आपको पता है, ए आपको पता है, बी आपको पता है। तो इसमें ध्यान रखना, एफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब अगर ये इधर वाला पार्ट जितना भी है सब अगर ज़ीरो हो जाए तो ये हो जाएगा होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अगर इधर वाला पार्ट तुम्हारा ज़ीरो हो गया, ये गंदा लिख गया सिस्टम, ठीक है, अगर इधर वाला मतलब राइट साइड वाला पार्ट अगर ज़ीरो हो गया तो इस जो सिस्टम है हमारा, इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। दूसरा, इफ़ बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर बी मान लो तुम्हारा ज़ीरो नहीं हुआ तो इसे हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, और इसी का हमें सॉल्यूशन निकालना, जब होमोजीनियस होगा तब सॉल्यूशन, और जब इसमें होगा तब सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है, यही पढ़ना है। ठीक है अच्छा, देखो एक चीज़ मैं आपको, ये तो चलो मैंने बता ही दिया है, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, नोट करके आप लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, नोट करके आप लिख लो, तो नोट करके लिख लीजिएगा कि मान लो कोई वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन हमें पता है कितनी है, n। ठीक है, देन अगर ये वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशन n है, देन अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूँ v/f, ठीक है, अगर मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूँ तो ये होगी फील्ड की पावर n। ठीक, फील्ड की पावर n, जो भी तुम्हारी फील्ड होगी उसकी पावर में n लगा देना, ये डायमेंशन, तो इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी। अब ये आएगी कैसे, ये दो रूप में आएगी। कैसे कि ये जो तुम्हारी मतलब कार्डिनलिटी आएगी, इनफाइनाइट होगी या तो p की पावर n होगी, दो ही हो सकती है, वेयर p इज़ प्राइम। ठीक है, अगर फील्ड तुम्हारी फाइनाइट होगी तो ये वाला आएगा, अगर फील्ड तुम्हारी फाइनाइट होगी तो आंसर ये आएगा, और फील्ड इनफाइनाइट होगी तो तुम्हारा आंसर इनफाइनाइट आएगा। ये बात मैंने पहले भी बता रखी है, अब भी बता दी। अब देखो, इससे अभी इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने डायमेंशन दे दी, डायमेंशन v/z5, फील्ड यहाँ पर z5 है, ये बराबर 2 है डायमेंशन। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है, मतलब डायमेंशन 2 है तो इसका मतलब ये है कि z5 to z5 इस तरीके से लिखा हुआ है ये। ठीक है, अच्छा, अगर मुझसे इसकी कार्डिनलिटी पूछे तो मैंने आपको बताया था कि कार्डिनलिटी v/f क्या आएगा, अगर फील्ड फाइनाइट है तो p की पावर n आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, फील्ड z5 है, मतलब z5 है तो फील्ड कैसी, फाइनाइट, तो p की पावर n, और p क्या है, z मतलब ये 5 है, तो 5 की पावर 2 यानी 25, तो इसका आंसर हो गया 25। 28 लग रहा है यार, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारे पास में 25। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, चलिए ओके, अब देखिए कुछ और बातें क्या हैं। अब देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, उनको भी लिख लीजिए, ये काम आएंगे, तुम्हारे काम बहुत काम आएंगे। इम्पोर्टेंट नोट हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो टी है वो मतलब हमारी डिफाइन है। ठीक है,
मतलब वी से डब्ल्यू में डिफाइन होगी कोई ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलो उससे पहले नोट ये है कि हमारे पास में हमारे पास में मान लो m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और t, देखो मैट्रिक्स से आप ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन से आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे? जो इधर नंबर होता है ना वो पहले आता है fn से fm, जो भी होगा इधर फील्ड मतलब जो भी तुम्हारा होगा इस तरीके से पहले n आएगा बाद में m आएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन दी है। और t ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स इस तरीके से है। देन t ऑफ x इज इक्वल टू c1 c2 डॉट 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 cn, ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये तुम्हारा क्या है x1 x2 और xn, ठीक है। इसका मतलब क्या अभी समझेंगे। देखो इसमें पहला पॉइंट ये है कि रैंक ऑफ टी चाहिए तुम्हें, तो आप रैंक ऑफ ए निकाल लीजिए। जो भी मैट्रिक्स आएगी यहाँ से, जो ये मैट्रिक्स आएगी ना इसकी आप रैंक निकाल लीजिए, वो रैंक ऑफ टी आ जाएगी। और सेकंड पॉइंट ये है कि रेंज स्पेस ऑफ टी जो होगा वो होगा कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक है, कॉलम स्पेस ऑफ ए, ठीक। देखो ये हो गया। देखो अभी मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी। खैर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको चिंता मत कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप ट्रस्ट कीजिए थोड़ा सा, बस अभी आप सुनते जाइए। क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, अच्छे से क्वेश्चन करवाऊँगा। तो देखो नोट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो पहला नोट ये है कि जो टी है ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन टू दिस implies that ax is equal to b has always solution, ठीक है। यहाँ से अगर t तुम्हारा जो है वो ऑन टू हो गया, समझ रहे, अगर t तुम्हारा ऑन टू हो गया, ऑन टू हमने पढ़ना सीखा है, ऑन टू कैसे करके निकालते हैं पता है ना, कि रेंज स्पेस जो है t का वो मतलब रेंज स्पेस जैसे t है ना, ये v से w में जा रहा है तो रेंज स्पेस w के बराबर आ जाए तो हमारा ऑन टू हो जाता है, यानी इसकी रैंक, दोनों की रैंक आपस में बराबर आ जाए, ठीक है, डायमेंशंस बराबर आ जाए, सॉरी। तो अगर t ऑन टू हो गया तो ax बराबर b हैज़ ऑलवेज सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट, t इज़ 1 दिस implies that ax is equal to b, this implies that if solution exist then यूनिक। समझ में आया? अगर t इज़ 1 है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है यदि, तो वो यूनिक होगा, ठीक है, वरना नहीं होगा, करेगा ही नहीं। अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहा है तो फिर t मतलब फिर ये फेल हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा पॉइंट ये है कि t इज़ 1 and on 2, this implies that always unique solution, always unique solution। ये 3 पॉइंट हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। अच्छा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये नहीं कि सर क्या चल रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो अच्छा ओके, देखो अब मैं एक चार्ट बनवा रहा हूँ, उस चार्ट को ध्यान रखना। इसके बाद में क्वेश्चन ही है, ठीक है, इसके बाद में सब क्वेश्चन ही है। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या सर चला रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कुछ, ठीक है। देखो चार्ट बनवा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान में रखना। तो सबसे पहली बात आती है कि जब हमारा सिस्टम होमोजीनियस सिस्टम हो तब सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखो पहली बात आती है हमारी, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी बराबर 0 होता है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख दो ना, यहाँ से लिख सकते हो आप, यहाँ से आप लिख सकते हो ए एक्स इज इक्वल टू
ज़ीरो। ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बोलो, सही बात है। अगर ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो है ओके, ठीक, ठीक बात है, अच्छी बात है। चलो देखो, अगर होमोजीनियस सिस्टम होता है तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो ऑलवेज हैज़ सॉल्यूशन। ध्यान रखना, अगर सिस्टम तुम्हारा होमोजीनियस होगा तो उसका हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपको चेक कैसे करके करना है? तो आपको चेक ऐसे करके करना है कि अगर मान लो तुम्हारा, देखो चेक आपको ऐसे करना है, और फील्ड हमारे पास में इनफाइनाइट होगी यहाँ पर। ठीक है, फाइनाइट फील्ड की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, फील्ड इनफाइनाइट होगी। ठीक, फील्ड इनफाइनाइट होगी तो जैसे आपने नलिटी निकाली उस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की आपने क्या निकाली? नलिटी। और नलिटी बराबर अगर ज़ीरो आ गया, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर नलिटी आपने निकाली है वो ज़ीरो आ गई तो हमारे पास में कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। फील्ड यहाँ से मैं आपको फिर बता देता हूँ, फील्ड हमारे पास में इनफाइनाइट चल रही है। एफ़ कैसी है? इनफाइनाइट। ठीक है, फील्ड कैसी है? इनफाइनाइट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मान लो नलिटी जो है वो मान लो ग्रेटर देन 1 आई, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसमें दो ही तरीके के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, या तो यूनिक या इनफाइनाइट। सर नलिटी ये क्या बता रहा है? अरे भाई रैंक निकाल लो मैट्रिक्स की, रैंक निकालोगे तो रैंक नलिटी थ्योरम से आप लोग नलिटी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर आपने नलिटी निकाल ली, जब होमोजीनियस सिस्टम है, नलिटी अगर ज़ीरो आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और नलिटी अगर ग्रेटर देन 1 आई है तो तुम्हारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, एक केस और आता है, अगर मान लो फील्ड तुम्हारे पास में फाइनाइट होगी, फिर क्या करोगे? फील्ड मान लो एफ़ तुम्हारे पास में फाइनाइट हो गया, एफ़ जो है वो तुम्हारे पास में फाइनाइट हो गया, तब अगर फील्ड फाइनाइट हो गई तो बस बात वही है। पहली बात ये कि नलिटी निकालनी है, अगर नलिटी तुम्हारी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो आई है तो यूनिक सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरे पार्ट में मान लो नलिटी आई है ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन 1, तो इस केस में फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इस केस में फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फाइनाइट सॉल्यूशन होगा बट एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन। ठीक है, फाइनाइट सॉल्यूशन तो होगा बट एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन तो होंगे ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि फील्ड अगर ज़्यादा कम, सबसे छोटी फील्ड क्या होती है? Z2 हो सकती है भाई, Z2 हो सकती है, तो ये इससे इसके 2 सॉल्यूशन तो आएंगे ही, आया ना? तो अरे फील्ड हमारे पास में ZP होती है ना फाइनाइट, तो अगर सबसे छोटी फील्ड भी होगी तो वो Z2 होगी, और Z2 होगी तो 2 सॉल्यूशन तो होंगे ही, 2 सॉल्यूशन। अरे इसमें 0,1 दो एलिमेंट नहीं आते हैं? यार इतनी सी बात हम नहीं समझ पा रहे। इसका मतलब है कि अगर फील्ड फाइनाइट हुई तो हमारे पास में 2 सॉल्यूशन तो होंगे ही, और अगर नलिटी ज़ीरो आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और नलिटी इज़ ग्रेटर देन 0 आई तो फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बट अगर आपको लगे तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो होंगे ही। ठीक है, और इनफाइनाइट फील्ड होगी तो आप ये चीज़ चेक करेंगे कि अगर नलिटी तुम्हारे ज़ीरो आई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और नलिटी अगर तुम्हारी ग्रेटर देन 1 आई तो तुम्हारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं इधर लिख देता हूँ, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बात कर ठीक है, तो ये हो गया होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन। कैसे करके फाइंड करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, मेरे ख्याल से और अच्छे से क्लियर होगा। आप टेंशन ना लीजिए, ट्रस्ट कीजिए, बस थोड़ा भरोसा रखिए। ये मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको इतना समय दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा आता है तुम्हारा नॉन होमोजीनियस। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कौन सा नॉन होमोजीनियस सिस्टम? चलो इसका थोड़ा लंबा चार्ट बनेगा तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है अच्छा देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, वही फील्ड अगर फाइनाइट है इनफाइनाइट है वो हम देखेंगे, लेकिन होमोजीनियस जो सिस्टम होता है वो होता है तुम्हारे पास में
AX इज इक्वल टू B। ठीक है, ये तुम्हारे पास में नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, सॉरी होमोजीनियस नहीं, नॉन होमोजीनियस। अब इसके सॉल्यूशन कैसे करके फाइंड करेंगे? तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखो ध्यान से समझना, मैं बना रहा हूँ इधर। अगर रैंक ऑफ ए आपने निकाली और रैंक ऑफ आपने ए बी ये निकाली, अब ये क्या है? बी, स्मॉल बी। अभी हम बताएंगे कैसे करके, अभी यहाँ भी इतना समझिए इसका मतलब क्या है। अगर आपने रैंक ऑफ ए निकाली और रैंक ऑफ ए बी निकाली, अगर ये तुम्हारी बराबर नहीं आई तो यहाँ से होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, फील्ड चाहे फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, यहाँ से होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, पहली बात क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मान लो तुम्हारे पास में अगर तुम्हारे पास में मान लो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाए, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ दोनों कलर सेम हो गए, मैं फिर से लिख देता हूँ कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है, अभी हम जिक्र करेंगे इसका। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो जाए तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा, क्या होगा? ठीक है, तो वही चीज़ अब इस केस में आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कैसी? देखो, पहली चीज़ तो ये है कि अभी हम इनफाइनाइट फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने नल्टी निकाली और वो मान लो 0 आ गई, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। वही काम वही करना, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो ये नल्टी निकाली वो तुम्हारी ग्रेटर देन 1 आ गई, ठीक है, तो यहाँ से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से कैसा होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, मैं आप इधर लिख देता हूँ। देखो, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमको देखना है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, इसे हम बोलते हैं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। अभी हम करेंगे, अगर इनकी रैंक बराबर आपस में नहीं आई तो नो सॉल्यूशन होगा, आंख बंद करके लगा दो, और अगर बराबर आ गई तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और ये मैंने केस जब लिखा है जब तुम्हारे पास में फील्ड इनफाइनाइट है, तो नल्टी आपने निकाली अगर 0 आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और नल्टी आपने निकाली अगर ग्रेटर देन बनाई है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। राइट, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अगर फील्ड फाइनाइट हो गई तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे ही, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम है। एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत हो गया। अच्छा, इससे पहले एक नोट और अच्छा और लिख लो। देखो, नोट ये है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ कुछ भी। देखो, AX इज इक्वल टू 0, ये कैसा होमोजीनियस सिस्टम है? होमोजीनियस सिस्टम, तो इसमें आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो सॉल्यूशन स्पेस होगा, जो इसका सॉल्यूशन, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल मतलब शॉर्ट क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ ही जाते हैं, ये सॉल्यूशन स्पेस होगा X सच दैट AX इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो सारा सॉल्यूशन स्पेस होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा, अगर मैं डायमेंशन बात करूँ, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन क्या होगी? तो ये डायमेंशन होगी n माइनस रैंक ऑफ ए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो इसके सॉल्यूशन की डायमेंशन होगी वो कितनी होगी? n माइनस ए। ठीक है, तीसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तीसरी बात ये है कि कार्डिनलिटी ऑफ सॉल्यूशन सेट। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, मतलब आया है कई बार, जैसे GIC लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम के लिए हो गया, LT ग्रेड हो गया, UP PGT, ये क्वेश्चन आया है। ये होता है हमेशा फील्ड की पावर नलिटी ऑफ टी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सॉल्यूशन सेट होता है अगर उसकी हमें कार्डिनलिटी निकालनी हो तो जो फील्ड होगी उसकी पावर में नल्टी ऑफ टी आएगा। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। और हाँ, ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए है, और मतलब सॉरी होमोजीनियस सिस्टम के लिए है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए भी लिख लो। नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए भी सॉल्यूशन सेट ये सब क्या है पता होना चाहिए कि ए एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी ए एक्स इक्वल टू बी, यानी नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, इसमें पहला पॉइंट ये है कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है नो सॉल्यूशन आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर यहाँ से ये मान लो रैंक दोनों की बराबर आ गई तो यहाँ से यूनिक और वो सॉल्यूशन आते हैं, अभी हमने देखा था। तो एग्जिस्ट, सॉल्यूशन क्या करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अच्छा, फिर सॉल्यूशन सेट होगा क्या, सॉल्यूशन सेट इसका होगा, देखो जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट ये होगा तुम्हारा एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, और अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन सेट, इसकी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो होता है एन माइनस रैंक ऑफ ए। ये तो उसमें भी थी डायमेंशन, लेकिन यहाँ +1 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बस बहुत हुआ, अब अत्याचार नहीं सहेंगे सर। अब जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़, अब आपके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। मेरे ख़िलाफ़ क्यों आवाज़ उठाओगे यार, मैंने क्या कर दिया, इतनी देर से बकवास किए जा रहा है, क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, टाइम देख लें, कितना टाइम हो गया, और 7 बज गए, शाम के 7 बज रहे हैं और मोबाइल से लेक्चर बनाया जा रहा है। चलो खैर, अब देखो हमें बताना है, जैसे एक क्वेश्चन तो करवाऊँगा यार। जैसे क्वेश्चन ये है कि x + y + z बराबर, मैसेज आया उसको छोड़ो, ये 3 है। ठीक है, और 2x + 2y + z इज इक्वल टू 5 और 3x + 2y + 2z इज इक्वल टू 7, ये हमें दिया है। अब हमें बताना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अब आपको पता है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ये, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन, नॉन यूनिक, ये सब बताना। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूँ और अच्छे से बताऊँगा, टेंशन ना लो, बहुत बढ़िया करके बता दूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी बनानी है, कैसे करके बनाएंगे कि अगर मुझे मान लो ये मैट्रिक्स बनानी है ए ऑगमेंटेड बी, ये मैट्रिक्स बनानी है, तो ये मैट्रिक्स बनेगी कैसे। तो देखो आपको क्या करना, सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखनी है, और ए मैट्रिक्स आपको पता है कैसे करके लिखनी होती है। इसके कोफिशिएंट 1 1 1 लिख ली, यहाँ पर 2 2 1 3 2 2 लिख ली। अब आपको क्या करना होता है, एक लाइन बनानी होती है। वैसे हर बार में लाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा। यहाँ पर एक ये डॉटेड लाइन होती है, ठीक है, ऐसे करके, और इधर हम लोग लिखते हैं, जो लाइन के बाद में लिखते हैं ये वाले जितने भी जो भी वैल्यू होती है, जैसे 3 5 7, ये जो मैट्रिक्स बन के आती है इसे हम बोलते हैं ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी से हमें सारी कहानी पता चलेगी। अब देखो समझो ध्यान से, जैसे मैं आपको अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये है ये तुम्हारी ए मैट्रिक्स है, और ये पूरी ये तुम्हारी ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये चीज़ अब हमको पता करना है इससे सॉल्यूशन। सबसे पहले वही इक्लोन फॉर्म में चेंज करो, तो इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे तो देखो आएगा क्या। तो अब मैं ऐसे लिख दूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर जो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ वो ये लगा रहा हूँ कि R2 - 2R1। ठीक है भाई, R1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से घटा देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, 0 करना है हमें। और R3 में क्या लगा रहा हूँ, R3 - 3R1। ठीक है, ये ऑपरेशन लगा दो तो देखो ये 1 और नीचे ये क्या बन जाएगा, 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 1 है, यहाँ पर भी क्या बन गया, 0, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें तुमने 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर तुमने घटाया है, 3 से मल्टीप्लाई करके घटाया है, उसको हटा दें। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पर देखो 1, और इसमें अगर आप इसको इसमें से घटाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये माइनस का 1। ठीक है, अब डॉटेड लाइन तो नहीं बना रहा हूँ बार बार, अब ऐसे ही आप ध्यान रखिए। अब इसमें भी वही सेम प्रोसीजर इधर भी करना है, ऐसा नहीं है। तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, आप 2 से मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6, 5 में से घटाओ माइनस का 1 आएगा, और इधर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। बोलो ये बात सही है? हाँ अभी तक तो सही है। और इसे चेंज कर सकते हैं, बोलो इसे और हम रिड्यूस कर सकते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, आप इसमें से इसको घटा दो, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं ना। लेकिन कभी भी हम मतलब तीनों रो को ज़ीरो तो नहीं बना सकते बिल्कुल। ठीक है, तीनों रो को हम ज़ीरो तो नहीं बना सकते। तो पाइवट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, देखो पाइवट्स एक ये है, एक ओके, एक पाइवट ये है। ठीक है, 2 पाइवट्स मिल रहे हैं। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इस पूरी मैट्रिक्स की, अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा, अगर इसे मुझे पूरी मैट्रिक्स की रैंक पता करनी हो रैंक तो कितनी आएगी? रैंक मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो। तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो कितने हैं? नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो 3 नॉन ज़ीरो रो हैं। ए ऑगमेंटेड बी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रैंक ऑफ ए बी कितनी आएगी, ये आएगी तुम्हारी 3। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है अच्छा हाँ, अब आप चाहें तो इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल सही सही दिखने लगेगा। मैंने इंटरचेंज नहीं की, कोई डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसकी रैंक आ गई तुम्हारे पास में 3। ठीक बात है। अच्छा अगर इसकी रैंक 3 आ गई है, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी रैंक 3 है और ए की रैंक देखो, मतलब इसकी रैंक सिर्फ इस वाली मैट्रिक्स, तो इसमें भी देखो अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूं, इतने की अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, तो यहाँ से यहाँ तक नॉन ज़ीरो रो कितने हैं, 3 ही हैं भाई। तो यहाँ पर इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इसकी भी रैंक कितनी होगी, 3। तो रैंक दोनों की कैसी आएगी, बराबर, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कन्फर्म है? ठीक है। सिंस रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, ये कैसी है, ये 3 है, बराबर है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब क्या होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा? आप ध्यान से समझना, मैंने आपको नल्टी का केस बताया था, अब आपको रैंक पता है। चूंकि आप जानते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस नल्टी ऑफ ए बराबर डायमेंशन कितनी है बताओ? अरे ए कितने क्रॉस कितने की, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो डायमेंशन होगी 3। तो यहाँ ये रैंक कितनी है, 3, और ये रैंक नल्टी कितनी है, मतलब नल्टी पता करनी है, ये होगी 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से जो नल्टी आई है ए की वो आई है 0। अब नल्टी अगर 0 आई है तो मैंने आपको बताया था कि अगर नल्टी 0 है इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा। बोलो समझ में आया? मैंने अभी आपको बताया था कि नल्टी अगर 0 आ रही है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो इधर देखो, किधर गया नॉन होमोजेनियस सिस्टम, किधर गया, ज़्यादा ही लिख दिया। हाँ देखो ये रहा। अगर आपको इधर दिख रहा हो तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप नल्टी चेक करेंगे और नल्टी 0 आ गई तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इस वाले केस में। ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब बताओ अच्छा लगा, मज़ा आया, तसल्ली हुई? तो यहाँ से हम लोग ने ये क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद में हम और भी क्वेश्चन करेंगे। अब थ्योरी तुम्हारी ख़त्म है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन। इसके बाद में फिर हमारा मामला ख़त्म भी हो जाएगा, फिर हमें अगले पढ़ना भी नहीं है, एक क्लास और लगेगी। उसके बाद में हमारा जो मतलब पढ़ना है नेट के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लेवल से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आता है, ज़्यादा आता नहीं है आएगा तो मैं बताऊँगा, खैर अभी तो आता नहीं है। ओके, अच्छी बात है। चलो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा, टेंशन ना लो। लेकिन इसके बाद में हमारी थ्योरी कंप्लीट है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।